नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं त्रिभुज से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन हम लोगों का छूट गया था उसके ऊपर। और यहाँ से जितना भी आपका थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो छूट गया था उन सब के ऊपर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप लोगों का आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको फुल वीडियो देखना है इसमें, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और अभी जो आप लोगों को हम बताएंगे, यानी कि शुरू लेक्चर में जब त्रिभुज का पढ़ाए थे उससे कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और 100% मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जितना पढ़ाएंगे इनसे तो बाहर नहीं जाएगा। एक एक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे अभी थेल्स प्रमेय। आप लोगों में से कई उसको सिद्ध भी किए होंगे और बहुत कोई थ्योरम को प्रूव करने भी आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो ये लास्ट में आप लोगों को पढ़ाएगा, ठीक है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ क्षेत्रफल प्रमेय के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे कैसे क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर, और फिर पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थेल्स प्रमेय, है ना। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े हैं 6.1 में, है ना। प्रमेय 6.1 आप लोग पढ़े होंगे। इसी का दूसरा नाम है आधारभूत ठीक है, समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। और देखिए प्रमेय, ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग थ्योरम कहते हैं। थेल्स प्रमेय इसका हम लोग कुछ इसका स्टेटमेंट होता है कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। यही इसका स्टेटमेंट है। यानी कि यहाँ समझिएगा कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में कोई भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दें तो बाकी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। जैसे अगर हम लोग BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं यहाँ D, है ना, ये दोनों समांतर है। यही है कि DE समांतर में BC, ठीक है। इसके समांतर में BC के समांतर में एक रेखा खींच दिया D, तो अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटता है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि AD बटे DB और बराबर में AE बटे EC। यही थ्योरम आपको याद रखना है। इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो कभी मान लेते हैं कि ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर है, तो बोल देगा ये क्या होगा। तो यहाँ तुरंत पुट कर देना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ 2 रख देंगे, 3 सेंटीमीटर तो इसके जगह देखिए BD है या DB जो लिखना है यहाँ 3 रख देंगे। ये हो गया 6 और EC आपका मालूम नहीं, रहने देते हैं। क्रॉस गुना कर लेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा, देखिए 2EC बराबर 6 × 3। तो यहाँ से अगर हम लोग कटा दें इसको तो ये कितना होगा, 3 दूना 6। या फिर इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ देखिए नीचे आएगा तो भाग में ही रहेगा ना, फिर ये कटेगा इसके साथ। EC बराबर 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये आएगा कितना आपका 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ कुछ और बातें यहाँ कभी कभी आपको इस तरह से भी बात मिलेगा कि मान लेते हैं कि ये इक्वेशन में, ये समीकरण में इधर 1 कर देंगे, इधर 1 प्लस कर देते हैं। जैसे AD बटे DB जोड़ में 1 और इधर AE और बटे EC जोड़ 1 कर देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 1, यहाँ भी एलसीएम 1। तो एलसीएम आएगा क्या, DB और यहाँ AD बटे DB और बराबर में AE जोड़ EC, यहाँ भी एलसीएम ले लिए और यहाँ हो जाएगा EC। देखिए AD बटे DB पूरा हो गया AB, तो AB बटे में DB, ठीक है। और बराबर फिर AE बटे EC बराबर AC, है ना। तो ये AC बटे E। अगर थेल्स प्रमेय में थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आएगा,
यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया रहेगा और दूसरे तरफ भी पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया रहेगा, और इसमें बोल देगा ये वाला पार्ट क्या होगा, या नहीं तो इसी में कभी बोल देगा कि ये देखिए समझिएगा ध्यान से कि ये पूरा बटे आधा, फिर ये पूरा बटे आधा, इसको भी आधा कर सकता है, या नहीं तो इस यहाँ देखिए यहाँ हम लोग जो लिखे हैं डी बी, इसके जगह ए डी भी डाल सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हुआ थेल्स प्रमेय में थोड़ा सा आप लोगों को ये जानना होगा कि कैसे हम लोगों को करना है। एग्ज़ाम में आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय का हुआ। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता हो, समान अनुपात मतलब ये वाला दिया रहेगा, तो जो भुजा के माध्यम से दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होता है वो भुजा तीसरे भुजा के समांतर होगा, यानी कि बी डी डी ई समांतर हो जाएगा किसका? बी ई का, है ना। बहुत भारी नहीं है, आसान है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और थेल्स प्रमेय का कथन भी याद रखिएगा। तो थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, आप लोगों में से बहुतों को याद होगा कथन। अब कथन इसलिए हम याद करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि ये थेल्स प्रमेय सिद्ध करें, ये नहीं लिख के वो पूरा स्टेटमेंट देगा आपको, है ना। तो ये क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज, यहाँ लिख देते हैं, यदि किसी त्रिभुज की, है ना, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा स्टेटमेंट। इतना सा बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपसे पूछने का तरीका होगा थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या ये कथन जो होता है स्टेटमेंट, ये पूरा आपसे दे सकता है क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, अगर थेल्स प्रमेय दे दिया जाए, प्रूफ की बात कर रहे हैं यहाँ, ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ इतना बात याद रखना है। ठीक है, ये और ये दो चीज़। अगर आपको प्रूफ में पूछा जाए 5 नंबर में, तो फिर आपको अगर थेल्स प्रमेय दिया रहेगा तो ये पूरा कथन लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आप बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे आपको प्रूफ करके हम दिखा देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप VVI कर लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला हम लोगों का है क्षेत्रफल प्रमेय, जिसको हम लोग 6.6 करते हैं। ये तो और ख़तरनाक है, यहाँ से क्वेश्चन आना तो निश्चित है, 100% निश्चित है। समझिएगा इस प्रमेय को। क्षेत्रफल प्रमेय यानी कि प्रमेय है 6.6, है ना। प्रमेय NCERT बुक में प्रमेय 6.6। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहता है कि यदि दो यहाँ लिख देते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज, है ना, या दो समरूप त्रिभुज या त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अन्य क्षेत्रफल का अनुपात, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं
भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होते हैं, ऐसा है कुछ। ठीक है, एक बार आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल के मिला लीजिएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होते हैं। यानी ये कहना ये चाह रहा है, और यहाँ से तो 100% निश्चित है, 100%। यानी कि ये मान के चलिए कि क्वेश्चन छप गया है, सिर्फ आना बाकी है। ठीक है, इस प्रमेय से क्वेश्चन रहना 100% निश्चित है। दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं ये ABC, एक और त्रिभुज हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जिसका नाम होता है PQR, दो त्रिभुज। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। समरूप है मतलब देखने में एक जैसा है, बराबर हो ना हो वो अलग बात है। ठीक है, समरूप है। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार, देखिए हम अभी प्रूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है। अब इन दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल को ऐसे हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, और फिर त्रिभुज उधर वाला PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल चलिए लिख देते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या कह रहा है कि उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो संगत हम लोग मान लेते हैं ये इसके संगत में होगा, तो यहाँ लिख देते हैं AB/PQ का होल स्क्वायर, क्षेत्रफल का अनुपात है ना, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मान लेते हैं इसके संगत में ये होगा, तो यहाँ फिर लिख देते हैं हम लोग BC/QR का होल स्क्वायर बराबर में, मान लेते हैं इसके संगत में ये वाला होगा, तो ये AC/PR का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन आना तो 100% निश्चित है। मान लेते हैं कोई भी भुजा अगर दो को दे दिया जाए और बोल देगा उसका क्षेत्रफल निकालना, तो बहुत ही सिंपल है ना। जैसे मान लेते हैं 1 मिनट के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि एक एग्जांपल आपको यहाँ समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। इसका एक भुजा मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर है, इसका नाम देते हैं हम लोग ABC, और दूसरी इसका नाम होता है PQR, और ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ है। अब बोलेगा इनका क्षेत्रफल का अनुपात बताएं, तो क्षेत्रफल का अनुपात लिखें। तो क्षेत्रफल का अनुपात, ये संगत भुजा आपको दिया है 9 और 4 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग यहाँ देख लेंगे तुरंत, ये क्षेत्रफल का अनुपात। जहाँ क्षेत्रफल की बात आए तो समझ जाना 6.6 से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का BC मालूम है और यहाँ QR मालूम है, तो बाकी का ज़रूरत नहीं है, ये दोनों को हटाते हैं, इसको रहने देते हैं। तब हम इस क्षेत्रफल को ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और बराबर बाकी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ लिख देंगे BC/QR का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब यहाँ देखिए BC कितना है 9, QR कितना है 4, इसका हम लोग यहाँ वर्ग कर देंगे क्योंकि वर्ग है। अब 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 81, 4 का स्क्वायर 16। अनुपात कैसे लिखा जाता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख देंगे ABC, यहाँ अनुपात का चिन्ह दे देंगे, और फिर त्रिभुज PQR। ठीक है, और यहाँ 81/16, ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो लिखने का प्रोसेस बता दिए। अगर आपको 1 नंबर में अगर लिखित एग्जाम में पूछ दिया जाए तो ऐसे आप लिख के उनको जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ऑप्शन वाला अगर रहे, बहुविकल्पीय प्रश्न अगर रहे आप लोगों से, तो कैसे हम लोग जवाब देंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है।
अगर संगत भुजा दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल आपसे मांग दिया जाए तो आप डायरेक्ट यहीं स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, है ना, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। समझना, जहाँ क्षेत्रफल मांगे और संगत भुजा दिया हुआ हो तो आप यहाँ स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। 81 अनुपात कितना हो जाएगा, 16। क्लियर है। कभी कभी ऑपोजिट भी पूछ सकता है। अब बोलेंगे ऑपोजिट कैसे पूछेगा, कभी कभी आपको क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और भुजा मांग देगा। अब मान लेते हैं ये क्षेत्रफल आपका 81 और 16 आ गया, और आपसे मांग देगा कि उसकी संगत भुजा बताएं। तो संगत भुजा बताना है तो आप फिर क्षेत्रफल की जगह ये देखिए, ABC का क्षेत्रफल ये वाला हुआ, ये ABC का क्षेत्रफल हुआ, ये PQR का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ रख देना है, 16 यहाँ रख देंगे, और यहाँ देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधी बात याद रखना है कि जब आपको क्षेत्रफल दिया जाए और भुजा मांग दिया जाए तो क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देना है। जैसे यहाँ क्या है, यही है ना, देखिए यहाँ 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और अनुपात में है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप बोलेगा इसकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो इसका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया रहेगा और संगत भुजा मांग दिया जाए तो उसका वर्गमूल कर देना है आराम से। और अगर कभी संगत भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल मांग दिया जाए तो संगत भुजा का वर्ग कर देना है। वर्ग जैसे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसका फिर वर्गमूल निकाल देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल ये रहा। अगर आपका क्वेश्चन बहुत टफ किया जाएगा क्षेत्रफल पर में से, तो कहाँ तक जा सकता है, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं। हालांकि दे नहीं सकता है झारखंड में, लेकिन बिहार बोर्ड में ये चीज़ कभी कभी पूछता है, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड का निश्चित नहीं है, झारखंड बोर्ड में इतना निश्चित है कि क्षेत्रफल से ही क्वेश्चन आएगा जो अभी लिखा दिए पर में, ठीक है। बिहार बोर्ड में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। अभी हम बताते हैं, ठीक है, गौर कीजिए। हम यहाँ 3 त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। एक त्रिभुज ये बनाते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ABC। मान लेते हैं इसकी तीनों भुजा समान है, मान लिए 1 मिनट के लिए ये और ये तीनों समान है, यानी इसका नाम हो गया समबाहु त्रिभुज। गौर कीजिएगा, अगर क्षेत्रफल प्रमेय में बहुत टफ एग्जाम दिया तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। कोई 2 भुजा समान देते हैं, तीसरा ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ये देखने में भले एक जैसा आपको लग रहा हो, लेकिन इसको मान लेते हैं ये और ये दोनों समान है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं 2 भुजा जब समान हो तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक और ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं, ये कुछ होगा तो ये कुछ होगा तो ये कुछ होगा, ये हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बस क्षेत्रफल प्रमेय से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। गौर कीजिएगा, अगर यहाँ से ये कौन है, कौन समद्विभाजक खींचे, इसको बोलते हैं कौन समद्विभाजक। गौर कीजिएगा, जो कौन को बराबर भागों में बांट दिया जाए उसको बोलते हैं कौन समद्विभाजक, ठीक है। यहाँ से ये हो गया आपका कौन समद्विभाजक, ठीक है, ये कौन को बराबर भागों में बांट रहा है, ये हो गया आपका कौन समद्विभाजक। समझिएगा, ये और ये कौन समद्वि, इसको बोलते हैं कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, ठीक है।
कौन समद्विभाजक है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो कौन को बराबर भागों में बांटे, ये कौन समद्विभाजक हो गया ये। ठीक है, इसका नाम हम लोग ए एम, यहाँ भी ए एम करते हैं, यहाँ भी ए एम करते हैं। ठीक है, जिसे समझना है यहीं से समझते हैं। अब एक और खींचते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग भुजा समद्विभाजक। भुजा समद्विभाजक मतलब जो भुजा है, ये कौन समद्विभाजक, थोड़ा हम लोग सीधा करके लिख देते हैं ऐसे, ये कौन को समद्विभाजक कर रहा है ऐसे। ठीक है, एक हम लोग लिखते हैं कि भुजा समद्विभाजक, वो भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ से ये जितना दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही दूरी होगा। इसका नाम हम लोग पहले m रखे थे, यहाँ इसका नाम हम लोग n करते हैं। ठीक है, और ये बराबर भागों में बांट रहा है कि ये जितना है यहाँ से यहाँ तक भी उतना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं भुजा समद्विभाजक, भुजा समद्विभाजक। ठीक है, और एक होता है लंब, लंब ऐसे डालते हैं, लंब सीधा। ठीक है, हो रहा है कि नहीं सीधा, तो ये हुआ सीधा वाला बात, ध्यान में देखिएगा, ये ऐसे सीधा लंब है ना, इसको हम लोग शीर्ष लंब अभिलंब जो बोलना है बोल दीजिए, ये हो गया लंब। तो विषम बाहु में आपको तीनों तीन जगह दिख रहा होगा, इसका नाम हम लोग पी करते हैं। ठीक है, इसमें भी उसी तरह ये कौन समद्विभाजक है, तो जरूरी नहीं कि भुजा को भी समद्विभाजित करे। ठीक है, ये 9th में आप लोग बड़ी गहराई से पढ़े होंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से अगर देखिए इसमें ये तीनों जो दिख रहा है ना, इसमें एक ही लाइन पे होगा तीनों, और इसमें भी सेम होगा, ये तीनों लाइन एक ही जगह पे होगा ऐसे करके। ठीक है, भुजा भी समद्विभाजित होगा, कौन भी समद्विभाजक होगा, और लंब भी डालना हो तो ऐसे ही लंब तीनों, यहाँ तीनों पॉइंट अलग अलग आपको दिख रहा है, यहाँ तीनों पॉइंट आपको एक ही जगह दिखेगा, यहाँ भी तीनों पॉइंट एक ही जगह दिखेगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये हम लोगों का सिलेबस नहीं है तो क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल पर में अभी जो आप लोग पढ़े है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल प्रमेय 6.6 पर में जो NCERT में दिया वो। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल पर में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि दो त्रिभुज आपके पास समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो समरूप त्रिभुज मान लेते हैं कि ABC, और एक और त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं PQR। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये अब ये तो हम लोग क्षेत्रफल प्रमेय में पढ़े कि संगत भुजा के वर्ग के समान होता है, यानी कि AB बटे PQ का वर्ग बराबर BC बटे QR का वर्ग बराबर AC बटे PR का वर्ग। ये अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन कभी अगर बोल दिया जाए कि इसका शीर्षलंब की अगर बात किया जाए, मान लेते हैं कि कोई विषम, थोड़ा इधर करके लिख देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे बनाते हैं। ठीक, और इसको भी थोड़ा लंबा करते हैं। ठीक है, ऐसे कर दिए, समझिएगा। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात तो बराबर होगा। अब इसका मान लेते हैं ये शीर्षलंब है, ऊंचाई, और इसका नाम हम लोग n रख देते हैं इधर। ठीक है, या चलिए क्या नाम देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, इसका d नाम देते हैं। और यहाँ से ये लंब डाला गया है, ये लंब है ना, यहाँ s नाम देते हैं। तो ये शीर्षलंब के भी वर्ग के, शीर्षलंब के भी वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि AD और बटे में PS का वर्ग के बराबर हो जाएगा। और क्या होगा कि अगर शीर्षलंब अगर है और उसके बाद
कौन समद्विभाजक अगर कोई खींचा जाए, कौन समद्विभाजक ये जरूरी नहीं कि भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटे, ठीक है, इसको बोलते हैं कौन समद्विभाजक। इसका नाम हम लोग ई नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी कौन एक समद्विभाजक हम लोग खींच लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसका नाम हम लोग टी करते हैं, ठीक है। तो समझना है ये दोनों का भी जो अनुपात होगा उसके वर्ग के बराबर होगा, यानी कि ए ई और बटे में पी टी का होल स्क्वायर। और क्या है, तो अगर भुजा समद्विभाजक, ये भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाला, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसका नाम लोग एफ करते हैं। तो इसको, इस भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसका नाम लोग यू रख देते हैं। तब क्या होगा, तब हम लोग लिख सकते हैं कि ए एफ बटे में पी यू ये दोनों का वर्ग के बराबर होगा। यानी कि इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए कि अगर क्षेत्रफल प्रमेय में कहाँ से क्वेश्चन देगा, अगर क्षेत्रफल प्रमेय में आपसे बोला जाए कि 2 समरूप त्रिभुज है और उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, ठीक है, क्या है, बराबर नहीं, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, तो निश्चित है उसकी ऊंचाई के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, उसका कौन समद्विभाजक के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, या फिर उसकी भुजा समद्विभाजक के भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ज़्यादा लंबा चौड़ा चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, यहाँ से बाहर नहीं देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो एग्जाम में दिया जाएगा वही चीज़ें लगा देंगे, बाकी को हटा देंगे। मान लेते हैं कि अगर ये लंबाई अगर आपको 4 दिया रहे, 4 सेंटीमीटर, और ये आपको दिया रहेगा 9 सेंटीमीटर, तो ये भुजा समद्विभाजक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आपस में बराबर है। इसमें भी ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों आपस में क्या है, बराबर, यानी कि इसको हम लोग भुजा समद्विभाजक बोलेंगे, जो भुजा को बराबर भागों में बांट रहा है ये, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब बोलेगा कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, अब इसका वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, सिंपल में दोनों का निकल जाएगा। इसका 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो हमें है क्या दिया हुआ, अगर आपको बना के दिखाना हो तो ये आप ऐसे लिख देंगे, पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ का ज़रूरत है उसको रहने दीजिए, बाकी को हटा दीजिए। जैसे हमें ए एफ है और यहाँ पी यू है, ठीक है, ए एफ और पी यू, तो ए एफ यहाँ से यहाँ तक, ए एफ हो गया, तो ए एफ कहाँ, यहाँ है, ठीक है, और पी यू इसको रहने देते हैं और बाकी को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, यानी कि इसको लिखना ही नहीं है, क्योंकि इस सब का ज़रूरत हमें नहीं है, ना इसका ज़रूरत है, ना इसका ज़रूरत है, ना इसका ज़रूरत है, ना इसका, ना इसका, है ना। जिसका ज़रूरत है सिर्फ उसको रहने देंगे। तो हमें ज़रूरत किसका है, इस सबको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ रहेगा। तो ये चीज़ अगर रहा तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ए एफ बटे पी यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ समझिए, ए एफ का मान कितना है, तो 4, और पी यू का मान कितना, 9, इसका वर्ग कर देंगे तो 4 का वर्ग 16 और 9 का वर्ग 81, यानी अनुपात में अगर लिख देंगे तो 16:81 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल प्रमेय आपसे अगर बहुत टफ करेगा तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ से अधिक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि भुजा अगर दिया रहेगा, और चाहे कोई भी भुजा रहे, संगत भुजा रहे, चाहे ऊंचाई रहे, चाहे जो भी रहे, ठीक है, अगर भुजा दिया रहे, क्षेत्रफल निकालना है तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में ही इसका वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग हो जाएगा 16 और इसका वर्ग हो जाएगा 81। अगर आपको इधर वाला भुजा दिया रहे फिर भी वही काम करना है, और अगर क्षेत्रफल दिया रहे तो उसका वर्गमूल निकाल देना, बस पूरा आपको कहानी बस ये छोटी सी बात में सिमटा जाएगा, ठीक है। ये हुआ हम लोगों का 6.6 प्रमेय, और इसको आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बहुत भारी तो है नहीं। जैसे हालांकि जो प्रमेय आपका इम्पोर्टेंट है वो सभी प्रमेय हम सिद्ध कराएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ से समझ लीजिए, और फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आज ही शाम में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को बचता है क्या है, बचा ये है
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग बहुत पहले से भी जानते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें कहाँ से देगा, एक पाइथागोरस प्रमेय है और एक पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने के पहले एक चीज़ आप लोगों से त्रिभुज समझना होगा। ये जो त्रिभुज है, मान लेते हैं कोई 3 भुजा आपको दिया रहेगा। कौन 3 भुजा? मान लेते हैं कि 3, 4 और 5, ये 3 भुजा है, सब सेंटीमीटर में है। अब आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताइए ये तीनों भुजा से हम लोग एक त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं। तो त्रिभुज बनाने का एक शर्त है, यहाँ लिख देते हैं, किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा हुआ तभी वो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ लिए 3 + 4 = 5, ये हुआ कितना? 9। देखिए 5 से बड़ा हो गया, है कि नहीं? तो बड़ा हुआ, इसका मतलब ये जो यहाँ पर त्रिभुज दिया है, ये भुजा दिया है, नाप 3 सेंटीमीटर, मान लेते हैं सेंटीमीटर में है, ये 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इससे त्रिभुज बनेगा। अच्छा, उलट पुलट के भी आप चेक कीजिए। मान लेते हैं 3 + 5 कर दिए तो 4 के बराबर, इससे ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ बराबर नहीं, इससे ये बड़ा होना चाहिए। क्या ये बड़ा है? देख लेते हैं। 8, हाँ 4 से बड़ा है। फिर एक बार इसको ले लेते हैं। 4 + 5, ये 3 से बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल बड़ा है। इसका मतलब इससे त्रिभुज बनेगा। अगर ऐसा करने से अगर नहीं बड़ा हो रहा है तो हम लोग समझेंगे त्रिभुज नहीं बनाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो 1 + 2 बड़ा होना चाहिए 3 से। क्या ये बड़ा है? ये तो बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इससे त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। आप लोग जब रचना करेंगे तो रचना करके देख लीजिएगा, इससे त्रिभुज बनना संभव नहीं है। पहले आपको ये जानना होगा कि किससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि समकोण त्रिभुज। देखिए चलिए छोड़िए, समकोण त्रिभुज वगैरह जो भी त्रिभुज है यहाँ आपके सिलेबस में नहीं है, तो वीडियो में लंबा नहीं करना चाहेंगे। अभी सीधा सीधे समझ लीजिए पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से भी क्वेश्चन आपका रहेगा, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है। जैसे मान लेते हैं कि A, B और ये C है, ये कर्ण है, ठीक है, ये बड़ी भुजा है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अच्छा, कौन कर्ण होगा नहीं होगा इसके बारे में अभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय हम लोग किसको कहेंगे कि कह रहा है किन्हीं दो भुजाओं के, यहाँ लिख देते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। कथन मतलब स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के समान होते हैं। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, हमेशा
तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज बना लीजिए, कोई भी एक त्रिभुज, यहाँ हम ये चीज़ नहीं बनाते हैं, कोई भी एक त्रिभुज हम यहाँ बना लेते हैं। हमें नहीं पता ये कौन सा त्रिभुज है, ये नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन इसमें जब शर्त हम लोग लगाएंगे तो हम लोग ये लगाएंगे कि हो सकता है कि AB का स्क्वायर जोड़ में BC का स्क्वायर अगर AC के स्क्वायर के अगर बराबर हो जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि AB का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर बराबर में BC के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। फिर भी अगर ऐसा हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे ये समकोण त्रिभुज है। अब कौन वाला समकोण बनेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि BC का स्क्वायर कर दें और AC का स्क्वायर कर दें, तो हो सकता है ये AB के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो ये भी समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि ये तरीका है समकोण त्रिभुज को पहचानने का, कि किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्ग कर दीजिए और उसको जोड़ देना है। अगर तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब कौन वाला कर्ण होगा, तो याद रखिएगा कि इस पर में जो सिंगल है यही आपका कर्ण कहलाएगा, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग करेंगे और तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर अगर आ जाए तो इस समीकरण के अनुसार इधर वाला भुजा ये कर्ण कहलाएगा AC। अगर हम एक त्रिभुज इसके लिए बना दें, है ना, ये तो ऐसे ही लिए थे रफ के लिए, इसके लिए एक त्रिभुज बना दें तो इसके लिए त्रिभुज ऐसे होगा, यहाँ लिख देते हैं C और यहाँ लिख देते हैं B, क्योंकि AC हो गया कर्ण, कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस H से डिनोट करते हैं। इसके लिए कर्ण हो जाएगा BC हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ये जो BC है ये वाला हो जाएगा कर्ण। तो त्रिभुज ऐसे हम लोग बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, और पहले BC डिनोट कर लीजिए, BC हम लोग लिख देते हैं यहाँ B और C, यहाँ हो जाएगा A, ठीक है। इसके अनुसार से ये वाला हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि अगर हम यहाँ नाम दें, पहले यही नाम दीजिए, कर्ण का नाम पहले लिख देते हैं AB और यहाँ हो जाएगा C, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका कर्ण, ये हो जाएगा इसका कर्ण, ठीक है। इस समीकरण के अनुसार कर्ण इधर जो है ये कर्ण कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ी होती है। एक अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज में जो लंबी भुजा है कर्ण ये बड़ी होती है, ठीक है। यानी कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो ये जो तीसरी भुजा है यही आपका कर्ण कहलाएगा। और कर्ण के सामने वाला कोण समकोण, तो इसके लिए समकोण ये हो जाएगा, कोण B जो होगा ये समकोण मतलब 90 डिग्री। इसके लिए समकोण कौन होगा, तो BC के सामने वाला ये कोण A हो जाएगा आपका समकोण, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री। इसके सामने AB के सामने क्या है C, तो कोण C हो जाएगा समकोण 90 डिग्री, ठीक है। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट कैसे पकड़ेंगे, तो डायरेक्ट आप यहाँ पकड़िए, देखिए इन दोनों में क्या है एब्सेंट है ABC में, तो B एब्सेंट है, तो जो छूटा हुआ है वही आपका समकोण होगा। तो ये कर्ण हो गया, तो इसमें क्या छूटा है, कोण B छूटा है, यानी कि कोण B हो गया समकोण। इसमें क्या छूटा है, तो A छूटा हुआ है, तो A हो जाएगा आपका समकोण। इसमें क्या छूटा है C, तो C हो जाएगा आपका समकोण, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम भी इसी में आ गया कि समकोण के सामने वाला कोण, कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है। थेल्स प्रमेय का ये विलोम कहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, और हमको नहीं लगता है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कहीं बाहर पूछेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन होगा इसमें तो उसको हम लोग बना के देखते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज, ये पाइथागोरस प्रमेय में समकोण त्रिभुज में आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है,
तीनों भुजा दे दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यही एग्जांपल, ये रफ पेज है ना, मतलब रफ हम यदि लिए हैं ये इस त्रिभुज को, तो इसी में हम डिनोट करके आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं रफ है, मतलब ये जरूरी नहीं कि हम इसको नाप के बनाएं, इधर यही लिख देते हैं, एक त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज, ठीक है। और इसकी भुजा हम, अब पता नहीं ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण है नहीं है ये मालूम नहीं है, ठीक है, हमें ये मालूम नहीं है कि समकोण n क्या है। और इसका नाम, इसका 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, हमें नहीं पता, ये तो रफ है, रफ, ठीक है। हमको माने एग्जैक्ट क्या फिगर बनेगा ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये रफ में लिए हैं कि ये 4 है, 3 है, वो 5 सेंटीमीटर का है। अब हमें चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ क्या कहता है, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा तीसरी भुजा के वर्ग के समान होते हैं। अगर ऐसा हुआ, दो भुजा का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उस दोनों को जोड़ेंगे और तीसरी भुजा का भी स्क्वायर करने के बाद अगर उसके बराबर आ जाता है तो हम लोग ये समझेंगे कि वो त्रिभुज जो है वो समकोण है। अभी हमें ये नहीं मालूम है कि ये समकोण है या नहीं है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं। एक बार 4 का स्क्वायर, एक बार 3 का स्क्वायर कर दिए, बराबर 5 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 25। इधर भी जोड़िए, 25 बराबर 25, हाँ बिल्कुल ये समकोण त्रिभुज है। इसके अनुसार से ये समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब हम लोग ये समझ गए कि ये लंबी भुजा है, ये कर्ण है, कर्ण है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ये समकोण। यानी कि इस फिगर को हम लोग बना दें तो ऐसे फिगर बनेगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा और ये समकोण होगा। और नाम यहाँ ABC, क्योंकि इसके सामने वाला ही आपका क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो ये तरीका आपको समझना पड़ेगा। अब बाकी फिर पलट के देख लीजिए, अगर 3 का वर्ग कर देते हैं, 5 का वर्ग कर देते हैं तो 4 के वर्ग के बराबर होगा तो नहीं होगा, क्योंकि बड़ी भुजा इधर आ गया तो ये छोटी भुजा के बराबर कैसे होगा। देख लीजिए करके, 9 ये हो गया 25, इधर हो जाएगा 16, तो यहीं 25 आ गया, यहाँ 16 है, तो ऑटोमेटिक ये बड़ा हो जाएगा। तो ये अधिक कोण का पहचान दे रहा है इसमें, ठीक है। तो ये है पूरा थ्योरी यहाँ से, और इसमें अगर कुछ होगा ऐसा तो हम लोग देख लेते हैं।